अब कह रहा है किसी कार्बनिक व अकार्बनिक अम्ल के हाइड्रोजन परमाणु, ध्यान दीजिएगा, यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु के आंशिक विस्थापन से प्राप्त लवण को अम्लीय लवण कहते हैं, यानी अम्लीय लवण कहते हैं। अब पहले ध्यान देना है कि अम्लीय लवण क्या है। किसी भी कार्बनिक या अकार्बनिक अम्ल ले ले और उन अम्लों के हाइड्रोजन परमाणु के आंशिक विस्थापन से प्राप्त जो लवण होगा वह लवण आपका अम्लीय लवण कहलाता है। अब सबसे पहले चीज, क्योंकि आप जानते हैं अम्लीय लवणों में एक हाइड्रोजन परमाणु अवश्य होने चाहिए, यानी उपस्थित अवश्य होना चाहिए। अब ऐसे में हम कैसे बना सकते हैं, तो हम चलिए अम्लीय लवणों को ही बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे अम्लीय लवण हम नहीं जानते कि कैसे बनता है, तो अम्लीय लवण को यदि हम क्षार के साथ अम्ल की क्रिया करा दें, ये दिमाग में रखें, यानी हम KOH के साथ यदि हम अम्ल की क्रिया करा दें तो भी हमारा बन सकता है। NaOH के साथ हम किसी अन्य दूसरे अम्ल की क्रिया करा दें तो भी हमारा जो बनने वाला जो लवण होगा वह हमारा क्या होगा, अम्लीय लवण होगा। जैसे मान लीजिए इसी में हम कोई अन्य चीज को मिला दें, अम्लीय लवण बन जाएगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन परमाणु का एक कम से कम विस्थापन होना चाहिए। ये तो पहले दिमाग में रखना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं कार्बनिक अम्ल, यहाँ पे यदि H2SO4 है तो इससे प्राप्त जो लवण होगा वह हमारा अम्लीय लवण होगा। एक कम से कम हाइड्रोजन विस्थापन होना चाहिए। जैसे इसमें से एक H निकाल दीजिए, ये OH मिलेगी, हमारा पानी बन गया। अब आप बताइए यहाँ से एक कम से कम अम्ल से एक हाइड्रोजन विस्थापन, तो यहाँ पे NaHSO4 बन गया। ये दिमाग में पहले रखना, यानी ये जो हमारा अम्ल है ये अम्लीय लवण है, अर्थात ये जो हमारा लवण बना ये लवण हमारा अम्लीय लवण हुआ। फिर इसी प्रकार से इसमें ले ले तो इसमें भी H2O निकल जाएगा और KHSO4 यानी पोटेशियम बाइसल्फेट बना, यानी ये भी हमारा एक अम्लीय लवण कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें ले ले तो इसमें भी हमारा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट लवण जो मिला ये भी हमारा अम्लीय लवण होगा, अर्थात एक पानी का यानी आंशिक विस्थापन। क्यों? क्योंकि यदि इनका हम जलीय विलयन देखें तो जलीय विलयनों में आंशिक विस्थापन के फलस्वरूप ये उदासीनीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। जैसे यदि हम इनकी क्रिया को देख लेते हैं तो यह कर्मणीय क्रिया को भी प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। जैसे हम दो को लेकर के हम किसी को कर रहे हैं, देखिए जैसे Na है HSO4 है, इसको यदि हम देखें तो क्रमणीय क्रिया को दर्शाने का काम करते हैं, अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जैसे Na+, AH+, फिर SO4A-, इस तरीके से आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि NaHCO3 को लेते हैं तो ये भी अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। कैसे? Na+, H+ और CO3A-। इस तरीके से
या अपने आयनों में पूर्ण वियोजित हो जाते हैं, ये भी उत्क्रमणीय क्रिया को दर्शाने का कार्य करते हैं। तो ऐसा जो बना लवण होता है वह हमारा अम्लीय लवण होता है, क्योंकि H आयन देने वाला हमेशा अम्लीय होता है। यानी यहाँ पे H आयन दिया, यहाँ पे H आयन दिया, अर्थात इससे भी आप कह सकते हो कि यह अम्लीय लवण होते हैं। चलिए इसके बाद आप देखें कि अम्लीय लवण के बाद क्षारीय लवण क्या है, ये पहले दिमाग में रखे रहना। तो क्षारीय लवण को भी बनाने के लिए हम देखेंगे, यानी इसमें आप कह सकते हैं कि ऐसे लवण जिसमें विस्थापनी OH समूह होता है, यानी ऐसे लवण जिनमें विस्थापनीय OH समूह होता है, वे क्षारीय लवण कहलाते हैं। अब सबसे पहली चीज है इसको पहचानने की बात है कि इसमें कैसे हम इसको बनाएं। तो अभी आप देखें कि किसी भी क्लोराइड को ले लें, जैसे सोडियम आप ले लें, मान लीजिए आप लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड को ले लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड को ले लीजिए। इस तरीके से आप पानी की क्रिया करा दीजिए, और पानी की क्रिया कराने के फलस्वरूप इससे जो बना लवण होता है ये लवण क्षारीय लवण होते हैं। कैसे बनेंगे? Mg है, OH से क्रिया करेगा, यानी MgOH, यहाँ पे OH लगा दिए और H और Cl को आप बाहर लगा देंगे, तो यहाँ पे Cl हो गया। अब यहाँ पे Cl और बचा एक Cl, तो एक Cl HCl के साथ मिला दिए, अर्थात यह हमारा हो गया क्षारीय लवण। ठीक इसी प्रकार से यदि इसमें आप क्रिया कराते हैं तो आप देखिएगा ध्यान से CaOH और Cl और प्लस बचा HCl। इस तरीके से यह भी लवण और यह दोनों लवण आपके क्या होते हैं? क्षारीय लवण बनते हैं। इस तरीके से हम किसी भी धातु क्लोराइड के साथ यदि पानी की क्रिया कराते हैं तो उनके आपसी विस्थापन के फलस्वरूप पानी OH समूह उपस्थिति होने के कारण यह हमारे क्षारीय लवण कहलाते हैं। अब इन क्षारीय लवणों में सबसे पहली बात इनकी जो जली विलयन होता है, इस जली विलयन में OH आयन देने के कारण ही ये क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित भी करने का कार्य करते हैं। और यह जब जली विलयन में हम देखें तो ये कैसे क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करें। यानी आप देखें क्षारीय लवण अभी आपके सामने आया था MgOH और Cl। अब इनके जली विलयन को यदि देखा जाए, MgOH-Cl का जलीय विलयन में ये आयनों विभक्त कैसे होते हैं ये दिमाग में रखिए। यानी MgOH-Cl और ये विभक्त हो जाते हैं Mg+2OH-Cl। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये OH जब दिया अर्थात ऐसा बना लवण आपका क्षारीय लवण होता है। ठीक इसी प्रकार से आपने भी कैल्शियम को लिया था, फिर इसमें कैल्शियम, फिर OH प्लस Cl। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि यह हमारे क्षारीय लवण होते हैं। ये क्या होते हैं? क्षारीय लवण होते हैं। अब आइए क्षारीय लवण के बाद हम देखेंगे कि द्विक लवण किसे कहते हैं। यानी ये लवण क्षार के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होने का कार्य करते हैं। दूसरी बात, अब द्विक लवण क्या है? जब दो हम सरल लवण को आपस में अभिकृत करते हैं, एक निश्चित अणुभार में लेकर के उनको मिश्रित करते हैं, तो उस मिश्रण के फलस्वरूप जो प्राप्त होने वाला जो लवण होता है उसे हम क्या करते हैं? अर्थात हम द्विक लवण कहते हैं।
अर्थात कह सकते हैं कि द्विक लवण। द्विक लवण क्या? तो कह सकते हैं दो सरल लवण, यानी दो सरल लवण के उनके निश्चित अनुभार को लेकर परस्पर सांद्रित करते हैं, लेकर सांद्रित करके ठंडा करने पर प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। ये पहला दिमाग में रखें। कह रहा है कि दो सरल लवण के उनके निश्चित अनुभार को लेकर सांद्रित करके ठंडा करने पर प्राप्त लवण को हम द्विक लवण कहते हैं। अब इस द्विक लवण को कैसे बनाया जाए, जबकि आप जानते हैं कि द्विक लवण जब ये बनते हैं तो एक क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह सदैव क्रिस्टल में ही होना है। अर्थात ऐसे में हम द्विक लवण में कौन देख सकते हैं? द्विक लवण में आता है मोहर लवण और एक होता है फिटकरी। ये दो चीजें आती हैं। ये मोहर लवण होते हैं, जिसको हम फिटकरी को पोटास एलम भी कहते हैं। पोटास एलम, ये दिमाग में रखिएगा। पोटास एलम भी कहते हैं, ये मोहर लवण होता है। अब इसको कैसे बनाया जाए, ये दिमाग में रखिए। एक क्रिस्टल के रूप में होते हैं, जैसे मोहर लवण में फेरस सल्फेट प्लस यदि हम ले लेते हैं अमोनियम सल्फेट, दिमाग में रखे रहना है क्या क्या लिया हमने, अमोनियम सल्फेट और प्लस हम यहाँ पे 6H2O पानी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि यह सभी, यानी एक लवण ये हो गया और एक लवण ये हो गया, और दोनों मिलाकर के यदि हम बनाने का कार्य करते हैं तो ये हमारे बनते हैं मोहर लवण। अर्थात FeSO4 NH4 का वोल्टेज SO4 6H2O, यानी इनको हम कहते हैं द्विक लवण। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो फिटकरी होता है वो भी आपका क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि पोटेशियम सल्फेट यानी एक सरल लवण है, और इस सरल लवण के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट ले लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ 24H2O को मिश्रित करते हैं, यानी पानी में विलय करते हैं, तो यह एक क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये बनता है हमारा फिटकरी। तो फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होथाई 24H2O, यानी इस प्रकार से हमारे द्विक लवण कहलाते हैं। यानी फिटकरी और मोहर लवण ये दोनों हमारे क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं मोहर लवण, इसको कहते हैं फिटकरी। ये पहले दिमाग में रखे रहना है। क्यों? क्योंकि अभी इनको जली विलयन में देखा जाए या कह सकते हैं कि यह क्रिस्टल के रूप में केवल ठोस अवस्था में रहते हैं, और यह विलयन में जब ये जाते हैं तो यह अपने आयनों में टूट जाने का कार्य करते हैं। मान लीजिए इनको विलयन में जाने पर या अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो कैसे हम इनको आयनों में तोड़ते हैं, इसको हम देखें। विलयन
की अवस्था में जाने पर ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे FeSO4 का NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O लिया था आपने। जब यही आयनीकृत हुए तो Fe+2 फिर NH4 प्लस यहां पे देखें SO4 -2 और प्लस 6H2O। इस तरीके से हम बांट देने का काम करते हैं, अर्थात यह आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ये पहला। दूसरी बात है, इसी प्रकार से यदि हम फिटकरी को भी देखें तो अभी अपनी जलीय अवस्था में यानी विलयन की अवस्था में आने पर आयनों में यह टूट जाते हैं। कैसे? दिमाग रखिएगा, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का हाइड्रोक्साइड 24H2O, इनको हम जलीय अवस्था में देखेंगे तो ये भी अपने आयनों में टूट जाते हैं विलयन की अवस्था में। जैसे 2K प्लस Al है, Al यहाँ 2+3, यहाँ पे आ गया आपका SO4 3 1 4 यानी 4SO4 2 प्लस 24H2O। इस तरीके से यह आयनों में अपने वियोजित हो जाने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन्हें हम द्विक लवण कहते हैं। चलिए, इसी के साथ आप अब अगले टर्म में इसके आगे पढ़ेंगे संकर लवण क्या है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे मिश्रित लवण क्या है। 2 लवण आपका शेष बचा है, वह अगले टर्म में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।